Good morning, dear students. First of all, I congratulate all of you for successfully completing your B.Pharm first semester. Now, I extend you a hearty welcome to the classes of B.Pharm second semester. So, dear students, the subject which I will be taking is pathophysiology. Pathophysiology is a subject which deals with two types of sciences. One is pathology. Pathology means science of disease, the science which studies the causes, the mechanisms of spread of disease or precipitation of the ill conditions in the body is pathology. And physiology, as you have studied in HAP, physiology is a normal functioning of the body. Then what is pathophysiology? Pathophysiology is nothing, it is the study of physiology during a pathological state. It means when a disease affects human body undergoes some physiological changes. We have to study those physiological changes. And these physiological changes are reflected by some parameters, or you can say homeostatic ranges. So today the topic which we are going to start is basic principles of cell injury and adaptation. सेल इंजरी का मतलब है सेल का चोटग्रस्त होना. चोटग्रस्त होने का मतलब वो नहीं है कि जो आप चोट देखते हैं वही चोट हो. चोट से अर्थ है कि जब सेल को कोई भी तनाव होता है तो उस तनाव का प्रभाव सेल पर आता है. सेल से फिर वो टिश्यू पर चला जाता है, टिश्यू से फिर वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर चला जाता है, ऑर्गन सिस्टम पर, फिर इंडिविजुअल पर. इस तरीके से ये प्रभाव चला जाता है. तो चोट का मतलब ये सिर्फ यही नहीं होता कि ब्लड निकल रहा है तो चोट है. चोट का मतलब कोई भी एडवर्स कंडीशन, कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन जिसके अंदर सेल को कोई कंप्रोमाइज करके कोई ना कोई अपनी स्थिति बदल कर कोई समझौता करके काम करना पड़ता है, उसी को आप एक सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं कि सेल जो है इंजर्ड है. और मेरे ख्याल से इंजरी का अर्थ आपको पैथोफिजियोलॉजी की भाषा में क्या है ये स्पष्ट हो गया होगा, ऐसी मेरी आशा है. नाउ सेल इंजरी, जैसे आप हम सपोज यू आर कटिंग योर नेल, आप अपने नाखून काट रहे हैं और नाखून काटते काटते आपको एहसास ही नहीं होता कि कब आपने नाखून काट लिए. लेकिन गलती से अगर ब्लड वेसल कट जाता है नेल के पास में तो आपको दर्द होता है. वो एक इंजरी है, वो एक इंजरी है. तो ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल कटने से ही इंजरी होती हो. इंजरी कभी भी हो सकती है. इंजरी जब कोई न्यूट्रिशनल स्ट्रेस आए बॉडी के ऊपर, या कोई केमिकल स्ट्रेस आए, या कोई रेडिएशन की वजह से कोई स्ट्रेस आए, इन सब के जो इसको हम तनाव कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे बॉडी के ऊपर, तो बॉडी को जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस के बदले सेल रेस्पॉन्ड करती है. जो रेस्पॉन्स वो देती है उसको हम सेलुलर रेस्पॉन्स कहते हैं. और ये जो अडाप्टेशन है, मतलब बदली हुई परिस्थितियों में समझौता करके सेल की काम करने की जो क्षमता है वही अडाप्टेशन है. जो अडाप्टेशन है यह 4 प्रकार के इंजरी के जो सेलुलर रेस्पॉन्सेस हैं उनमें से एक है. तो अब आपको जब ये स्पष्ट हो गया है कि इंजरी क्या है, तो इसी प्रकार से स्ट्रेस क्या है,
स्ट्रेस वो सारे के सारे एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस या स्टिमुलाई विच एडवर्सली अफेक्ट ए सेल। एक चीज़ का ध्यान रखना, एडवर्सली अफेक्ट सेल की जब आप बात करते हैं तो इसमें फिर वो प्रभाव टिश्यू पर जाता है और वो आगे की आगे ऑर्गन पर एंड इंडिविजुअल पर। तो जब आप सेल की बात कर रहे हैं इसका मतलब सेल का इंडिपेंडेंटली भी इसको देख रहे हैं आप इस प्रभाव को, और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि इसका पूरे बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। समटाइम्स डिग्री ऑफ स्ट्रेस इज टॉलरेटेड as it is within acceptable range and body homeostasis is recovered। body homeostasis is recovered मतलब होम्योस्टेसिस क्या है, एक शब्द है जिसको हम समस्थिति कह देते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? एक समस्थिति। इसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले इंजरी को थोड़ा सा क्लासिफाई कर दूं। व्हेन सेल फेल टू अडाप्ट अंडर स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस आया है शरीर के ऊपर या सेल्स के ऊपर, दे अंडरगो सर्टेन चेंजेस लीडिंग टू सेल इंजरी। जो शरीर के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, जो सेल्स के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, उनको एक चेंज, एक बदलाव के लिए जाना पड़ता है। वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। पहला क्या, अफेक्टेड सेल्स में बी रिकवर्ड, तो उसको हम बोल देते हैं रिवर्सिबल इंजरी। और दूसरा क्या है, अफेक्टेड सेल्स विल नॉट बी रिकवर्ड, इसका मतलब इंजरी है जो इरिवर्सिबल है, अब ये वापस जो स्थिति है वो नॉर्मल नहीं होगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। ऑल टाइप ऑफ टिश्यू इंजरी स्टार्ट विद मोलिकुलर और स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस इन द सेल्स। कोई भी इंजरी होगी कैसी, चाहे वो रिवर्सिबल इंजरी हो चाहे वो इरिवर्सिबल इंजरी हो, वो हमेशा मोलिकुलर लेवल पर बदलाव आएगा। और जो स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस जो आप कहते हो उसकी स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है उसकी, उसके अंदर भी बदलाव आएगा। और फिर सेल को एडजस्ट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ चुका है कि अगर सेल एकदम से मरेगी नहीं, सेल बदली हुई परिस्थितियों के अंदर जो उसके फंक्शन है उसको परफॉर्म करने का प्रयास करती रहेगी। नो होम्योस्टेसिस, जैसे मैंने बात किया, शरीर की एक स्थिति है होम्योस्टेसिस। आप बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, मतलब आप एक होम्योस्टैटिक कंडीशन में। सपोज एकदम से बीपी बढ़ गया, एकदम से स्ट्रेस आ गया और सारी चीज़ हो गई, और आपको कैसे पता चला? आपको पता चला जिस प्रकार से वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है उसको जैसे ही क्रॉस किया, आपको पता लग गया कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कुदरत ने ब्लड प्रेशर के लिए एक रेंज फिक्स कर रखी है। उस रेंज के अंदर जब ब्लड प्रेशर रहता है, या बॉडी टेम्परेचर के लिए उसका घटना बढ़ना, इसी प्रकार से कुछ हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन होना इतनी मात्रा में हो गया, ठीक है। तो देयर आर रेंजेस जिनको बॉडी टॉलरेट करती है, यही होम्योस्टेसिस है। उन आप कहेंगे एक मर्यादा, हर पैरामीटर की एक मर्यादा है, उसको ओबे करना, और जैसे ही वो बाहर होता है तो वो इंजरी की तरफ ले जाता है। कम ज़्यादा होना अपनी जगह है। मान लो आप किसी हार्मोनल सिक्रीशन की बात करते हैं, वो कम होगा तो उसका एक अलग प्रकार की इंजरी होगी, और ज़्यादा होगा तो एक अलग प्रकार की इंजरी होगी। तो होम्योस्टेसिस ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। होम्यो माने सेम और स्टेसिस माने स्टेबल। इसका क्या अर्थ निकला कि रिमेनिंग स्टेबल बाय रिमेनिंग सेम। एक जैसा रहते हुए एक जैसी स्थिति में रहना, ठीक है। होम्योस्टेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ईच ऑफ द बॉडीज बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिक वेरिएबल्स आपके हो गए, जैसे बॉडी टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज लेवल, ठीक है, आर मेंटेन्ड विद इन ए नैरो
सेट पॉइंट रेंज, एक रेंज है, उस रेंज के अंदर ये सारे पैरामीटर्स मेंटेन रहते हैं। जैसे ही कम ज़्यादा होते हैं तो बॉडी को तकलीफ आती है। सपोज़ आप सांस लेना बंद कर दो थोड़े से समय के लिए, जितनी देर कर सकते हो इजीली, पक्का बंद करके नहीं देखना है, ठीक है। आपकी सांस फूल जाएगी एकदम से, तनाव आ जाएगा, यही स्ट्रेस है। तो ऐसा क्या कर दिया आपने सांस रोक कर? आपने सांस रोक कर बॉडी का जो होम्योस्टेटिक जो क्या कहेंगे पैरामीटर्स की रेंजेस थी, उसमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उस रेंज से बाहर का काम कर दिया आपने, इसलिए बॉडी अंडर स्ट्रेस आ गई। तो एग्जांपल्स लेते हैं अब होम्योस्टेसिस के, आपको उससे क्लियर होगा। जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर करीब 98.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो जैसे ही बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो पता लग जाता है, ठीक है। और बॉडी सेल्स जो है उसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं कि उसको नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से रेगुलेशन ऑफ ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कितना लेवल है उसका रेगुलेशन करना, ये दूसरे प्रकार का होम्योस्टेसिस है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो पता लग जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसी प्रकार से आपने टर्म सुने होंगे, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर की मात्रा ज़्यादा होना, शुगर की मात्रा कम होना, शुगर अर्थात ग्लूकोज। देन ब्लड प्रेशर, आपने टर्म सुना होगा कि उसका ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से लेके और 120 mm Hg है। इसका अर्थ क्या है? वो एक नॉर्मल रेंज है, ये एक होम्योस्टेटिक रेंज है। इस रेंज के विदिन अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर है तो इसका अर्थ है कि वो एक नॉर्मल जो है उसकी रेंज है, नॉर्मल रेंज में है, मतलब होम्योस्टेसिस मेंटेन किया हुआ है। जब तक होम्योस्टेटिक रेंजेस ठीक हैं तो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से कोई खतरा नहीं होता। जब एक्सेसिव फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस या सर्टेन फिजियोलॉजिकल स्टिमुलाई मिलती है तो सेल हैज़ टू अंडरगो अडाप्टेशन, अर्थात बदले हुए स्ट्रेस में बदली हुई फिजियोलॉजी के हिसाब से शरीर में आए बदलाव से समझौता करके सेल को कार्य करना पड़ता है। यही अडाप्टेशन है। सेल मस्ट अंडरगो अडाप्टेशन इवन अंडर नॉर्मल कंडीशन। अडाप्टेशन कोई ऐसा नहीं है कि इंजरी की स्टेट में ही होता है, ये हेल्दी स्टेट में भी होता है। अडाप्टेशन का मतलब जो बॉडी के अंदर जो बदलाव आया है, जो बायोकेमिकल सिक्रीशंस का कहिए आप, या एक सेल के अड़ोस पड़ोस में जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है इंटरनल, तो समटाइम्स फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि अडाप्टेशन हो। अडाप्टेशन हो मतलब इन बदली हुई परिस्थितियों के अंदर सेल इस तरीके से काम करे। ये फिजियोलॉजिकली भी होता है और पैथोफिजियोलॉजिकली तो होता ही होता है। सो cells must undergo adaptation even under normal condition to overcome changes in its environment, अर्थात इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रभाव से बचने के लिए सेल को अडाप्टेशन के प्रभाव से नॉर्मली जाना ही पड़ता है उस, ठीक है। तो अडाप्टेशन का जो प्रयोग है उससे उसको जाना ही पड़ता है। अब आपने इंजरी समझा, इंजरी क्या है। अभी तक जो मेरा डिस्कशन है उसमें मैंने आपको सेल इंजरी एक्सप्लेन किया और दूसरा आपको होम्योस्टेसिस एक्सप्लेन किया, और तीसरा हम ये जान पाए हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस कोई बॉडी के ऊपर कोई भी तनाव, आप भोजन नहीं ले रहे वो भी एक तनाव है। तीसरी कंडीशन ये जाना। अब ये सब जब तनाव होता है तो इससे क्या होगा, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। इसका अर्थ क्या है कि जब ये सब तनाव शरीर के ऊपर रहेंगे, ये स्ट्रेसेस जब शरीर के ऊपर रहेंगे, तब सेल कैसे बिहेव करेगी, सेल कैसे रिस्पॉन्स करेगी, उसे हम सेलुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। तो उन सेलुलर रिस्पॉन्सेस की भी कोई ना कोई भाषा होगी, तो उनको हमने 4 प्रकार में बांटा है। सेलुलर अडाप्टेशन एक है,
फर्स्ट वन इज सेलुलर अडाप्टेशन। तो चलिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ स्टिमुलस और इंजरी, सेलुलर रेस्पॉन्सेस कैन बी मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? 4 टाइप। पहला जो सेलुलर रेस्पॉन्स है उसको हम बोलते हैं सेलुलर अडाप्टेशन। ध्यान रहे, ये इंजरी में भी होता है और फिजियोलॉजिकली भी होता है और पैथोफिजियोलॉजिकली दोनों स्थितियों में होता है सेलुलर अडाप्टेशन। सेकंड आपकी आ जाती है सेलुलर इंजरी। ये आपने अभी थोड़ी देर पहले सेलुलर इंजरी को 2 में क्लासीफाई किया था, एक रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है इसकी उदाहरण है सेल स्वेलिंग। सेल के अंदर स्वेलिंग आ गई, थोड़ी देर बाद ठीक हो गई। फिर एक फैटी चेंज आ गया, जैसे लीवर फूल जाता है, ठीक है, ये क्या है, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है, ये रिवर्सिबल इंजरी कहलाती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी जैसे नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब सेल के किसी हिस्से का परमानेंट नुकसान हो जाना, अब वो रिकवर नहीं हो पाता, उसको हम कह देते हैं नेक्रोसिस। या इरिवर्सिबल इंजरी का दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं एपोटोसिस। ये स्पेलिंग बोलूँगा मैं, APOPTOSIS। आपको लगेगा कि एपोप्टोसिस है ये, लेकिन इसको बोलते हैं एपोटोसिस। तो एपोटोसिस जो है इसका मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब जेनेटिक रेगुलेशन के आधार पर जो सेल की डेथ होती है, मतलब जिसको डीएनए रेगुलेट करता है। डीएनए रेगुलेट करता है तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ इंजरी, जब सेल इरिवर्सिबल स्टेज पर आ जाती है और नेक्रोटिक लिमिट्स को भी क्रॉस कर चुकी होती है, तब जो जेनेटिक सिक्रीशन होता है, उन सिक्रीशंस के अधीन ए सेल हैज़ टू कमिट ए सुसाइड। तो अभी हम क्लासीफाई कर रहे थे सेलुलर रेस्पॉन्सेस को। पहला था सेलुलर अडाप्टेशन, दूसरा था सेल इंजरी जिसमें आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखा। अब थर्ड सेलुलर रिस्पॉन्स है इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशंस, और चौथा है पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हम सिर्फ एक सेलुलर रिस्पॉन्स को कवर करेंगे और वो है सेलुलर अडाप्टेशंस। व्हेन ए सेल इज एक्सपोज टू पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई, पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी लाने का जो कारक होता है, बीमारी का जो एजेंट होता है। When a cell is exposed to pathological stimuli, it undergoes a series of metabolic changes known as cell stress. The cells can undergo adaptation to damaging stimuli and achieve a new steady altered state that allows the cells to survive and continue to function in an abnormal environment। इसका अर्थ हुआ भी जो ये स्ट्रेस पड़ा है, स्ट्रेस पड़ने के बाद सेल ने समझौता कर लिया, मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, काम नहीं छोड़ा उसने समझौता कर लिया, बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से उसने कार्य करना शुरू कर दिया। यही अडाप्टेशन है। तो सेलुलर जो अडाप्टेशंस हैं इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो होम्योस्टेसिस अभी आपने जाना था, जब होम्योस्टेसिस नहीं रह पाता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मान लो किसी बंदे का बीपी जो लोअर लिमिट है वो 80 mm की बजाय सपोज 95 रहने लग जाए, तो बंदा मर तो नहीं जाता ना। हाई बीपी का मरीज कह दोगे आप उसको, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका काम तो शरीर चलता रहता है, शरीर की हर सेल काम करती है, लेकिन अब ये जो काम कर रही है ना वो नॉर्मल नहीं कर रही है। वो 95 डिग्री का जो टेम्परेचर आ चुका है, और सॉरी जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो, सॉरी फिर गलत बोला मैंने, जो 95 mm ऑफ Hg का जो प्रेशर है उसका डायस्टोलिक, उस जो प्रेशर के मिनिमम जो कि 80 mm पर काम होता था वो अब 95 पर होने लग गया। तो दोनों परिस्थितियों में कुछ ना कुछ तो अंतर है ना।
वो अंतर क्या है? अब डिजीज्ड स्टेट के अंदर सेल्स ने समझौता कर लिया है, और यही समझौता जो है क्या है? बदलाव को एक्सेप्ट करना, और यही एडाप्टेशन है। सेल्स कैन अडाप्ट टू सर्टेन पैथोलॉजिक स्टिमुलाई बाय चेंजेस इन साइज, नंबर और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इन अफेक्टेड टिश्यू। These are reversible changes and constitute cellular adaptations. ये एक रिवर्सिबल चेंज होते हैं और इनको नाना प्रकार में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला अडाप्टेशन है एट्रोपी, ATROPY, एट्रोपी। एट्रोपी में क्या है? जैसे नॉर्मल आप 5 या 10 या 20 सेल जो भी आपके पास हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन जैसे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ा उस इंडिविजुअल की वही सेल्स जो है साइज में डिक्रीज हो जाए सपोज, तो क्या होगा? जो 5, 10, 20 सेल्स जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती थी वो उतना नहीं कर पाएंगी, मतलब कम ऑक्यूपाई करेंगी। इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा टिश्यू सिकुड़ जाएगी या वो ऑर्गन सिकुड़ जाएगा, ऑर्गन छोटा हो जाएगा। यही एट्रोपी है। तो ये एट्रोपी क्यों हुई? सेल्स के छोटा होने से। सेल्स छोटा क्यों हुई? क्योंकि बॉडी के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस आया था। तो पहला जो अडाप्टेशन है, जो सेलुलर रिस्पॉन्स है, वो अडाप्टेशन में फर्स्ट वन इज एट्रोपी। पहला जो चेंज है दैट इज एट्रोपी, ATROPY, reduced size of an organ or tissue resulting in from decrease in cell size. In atrophy, function of an organ is also reduced. जब सेल का साइज छोटा हो गया, ऑर्गन का साइज छोटा हो गया, तो नेचुरली उस ऑर्गन का आउटपुट भी जो है कम हो जाएगा। इसके कारण क्या हैं? एट्रोपी के 2 कारण होते हैं। एक होते हैं फिजियोलॉजिकल, मतलब जिसको हम नॉर्मल कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं पैथोलॉजिकल। इसका मतलब इन केस ऑफ डिजीज, जब बीमारी है उस समय। तो फिजियोलॉजिकल में भी हम इसके एग्जांपल लेंगे एट्रोपी के। कॉमन ड्यूरिंग नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट एंड इन एडल्ट्स लाइफ। अब फिजियोलॉजिकल में अगर आप एग्जांपल लो तो जैसे हम बात करते हैं फीटल डेवलपमेंट, जो गर्भाशय होता है जब उसका विकास होता है उस समय, तो गर्भ धारण करना कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऐसे में भी जो है, जो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट एट्रोफी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, जैसे थायरोग्लोसल डक्ट जो है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये एक फिजियोलॉजिकल